हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में मैं फिर से सीपीओ जो एग्ज़ाम हुआ है 2022 में, उसमें मैथ्स के जो पेपर आए हैं उसको सॉल्व करने वाला हूं। आप एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं 10 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में, ये सेकंड शिफ्ट है 10 नवंबर का। ठीक है, तो 10th नवंबर को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर लिया गया है उसमें मैथ का जो भी सेक्शन रहा है जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं उसको मैं सॉल्व करने वाला हूं। इससे पहले मैं 9 नवंबर का तीनों शिफ्ट, ठीक है, तीनों शिफ्ट मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, जो 11 नवंबर है उसका मैंने लास्ट शिफ्ट यानी कि थर्ड शिफ्ट, और फिर 10th वाले का जो 10th नवंबर है उसका मैं फर्स्ट शिफ्ट सॉल्व कर चुका हूं। तो 3 और 2 5 शिफ्ट मैंने सॉल्व कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, और बाकी के और 4 शिफ्ट रह गए हैं जिसमें से मैं छठा सॉल्व कर रहा हूँ। इसके बाद 3 शिफ्ट और सॉल्व होंगे। ठीक है, तो सारे सेट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मैं कर दूं। ठीक है, क्योंकि 1 दिसंबर से सीडीएल जो सीजीएल है 2022 का, उसका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप कम से कम सीपीओ वाले सेट जरूर करके जाओगे। मैं चाहूंगा कि मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश सबका सेट आप करके जाओ तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अभी ये स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार को ज्वाइन कर लें। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार जरूर से ज्वाइन कर लें। इसके लिए कहना नहीं पड़े हमें बार बार, क्योंकि हम और ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे हमेशा जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मेरे एंड से और कोई हेल्प चाहिए और कोई सजेशन चाहिए या फिर सजेशन देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बाइलिंगुअल होती है, ये आपको पता होगी, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि यदि ये जो संख्या है ये 132 से विभाज्य है तो p का मान क्या होगा। देखिए, अब चूंकि यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि ये जो नंबर है 6336633p, ये 132 से कटना चाहिए। 132 को अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे तो वो बनेगा, देखो 11 गुना में ये 12 होता है, तो 11 और 12 को आप लिख सकते हैं 3 चौके 12 ऐसे। यानी कि ये जो कंप्लीट नंबर है ये 11 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी और 4 से भी। तो अगर मैं 4 की बात करूं, कोई नंबर 4 से कब डिवाइड होता है, जब उसका लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड हो जाए। अब लास्ट 2 डिजिट देखो, अगर ये 3 है तो 3 पे आप कौन सा यहाँ पे डिजिट लिखोगे कि ये 4 से डिवाइड हो जाए। आप बोलोगे या तो हम 2 लिख सकते हैं या 6 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप चाहो तो चूंकि p का ही वैल्यू बताना है तो ऑप्शन से उठा सकते हो। इस पे देखो 3 रखोगे और 4 रखोगे तो ये 34 और 33 बनेगा, जो कि 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब बचता है 2 या फिर 6, या तो 2 सही हो जाए या 6 सही हो जाए। अब बाकी हम अगर 3 की बात करें कि मान लो यहाँ पर 2 या हम 6 रखेंगे वो ठीक है, लेकिन 3 से कटने के लिए क्या चाहिए, 3 से तो तभी डिवाइड होगा ना जब सम ऑफ डिजिट जो हो वो 3 से डिवाइड हो जाए, संख्या के अंकों का योगफल 3 से कट जाए। देखो 6 3 से कट रहा है, ये भी 3 से, ये सारे 3 से कट रहे हैं। इसका मतलब जो p बचना चाहिए ये भी 3 से कटना चाहिए, तभी तो नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो ये जो जितने भी ऑप्शन अवेलेबल हैं इसमें से 6 ही पॉसिबल है, क्योंकि ये 6 ही 3 से कट सकता है, 2 नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में आपको बोला गया है कि यदि ये एक संख्या है और ये ऐसी संख्या है जो 9 से विभाज्य है यानी कि 9 से डिविजिबल है, तो x का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आपको बताना है, जहां x जो है वो 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, अब देखो अगर ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो आपको पता होगा 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड हो जाए, या फिर अलग अलग डिजिट का सम भी आप 9 चेक कर सकते हो। जैसे देखो 5 और 4 ये 9 बन रहा है, बाकी का जो बचा वो ऐड कर लो, 8 7 15 और 6 21, 21 और प्लस x। चाहो तो इसमें से 21 में से भी हटा दो जहां तक 9 से कट सकता है। जैसे 9 से 9 टू जा 18 कट सकता है, तो इसमें से 18 माइनस कर दो तो और 3 बचा और प्लस का x बचा। ठीक है, जहां तक 9 से कट सकता था हमने हटा दिया, तो 3 और प्लस x। अब ये जो आ रहा है ना ये 9 से कटना चाहिए, यानी कि या तो ये 9 हो जाए या फिर 18 हो जाए या फिर 9 तिया 27 हो जाए, ऐसे जो भी हो जाए। लेकिन चूंकि हमें x का मिनिमम वैल्यू बताना है, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, यानी कि सबसे छोटा वैल्यू x का लेना है। इसीलिए बेहतर होगा कि हम छोटे से शुरुआत करें। तो इनमें से सबसे छोटा नंबर 9 है, तो अगर आप 3 प्लस एक्स इक्वल टू 9 लेंगे तो x की वैल्यू आएगा 6। लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है कि x जो है वो 2 डिजिट वाला नंबर है। ठीक है, तो ये तो ऐसे भी ऑप्शन में गलत ही है।
क्योंकि 2 डिजिट वाला नंबर लेना है। तो 9 हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये सिंगल डिजिट आ रहा है। 18 ले लो। अगर आप 3 प्लस एक्स को 18 लेते हो तो एक्स कितना आएगा दोस्तों? 15 आएगा। तो 15 अपना सही आंसर होगा। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। तो सबसे पहले हम डिवाइड से स्टार्ट करेंगे। पहले तो ब्रैकेट अलग अलग सॉल्व कर लो, इसका ब्रैकेट। ठीक है, तो 7 का क्यूब में से 7 का स्क्वायर माइनस करना है। तो अगर 7 का क्यूब आप लिखते हो तो ये 343 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो ये देखो 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना भाई? 5 नहीं, सॉरी 5 नहीं 4। और यहाँ बच गया 3, तो फिर से 13 में से 4 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 9। और ये बच गया आपके पास 2। देखो 9 4 13, फिर 4 4 9 4 13, 1 14 और 2 और 1 3। तो ये 294 आ गया। और प्लस 6 इसमें ऐड करोगे तो ये आ गया 300। ये प्लस 6 ऐड करोगे, फिर इंटू का इसको कैलकुलेट कर लो आप। 6 का क्यूब कितना होगा? 6 का क्यूब हो जाएगा आपका 216 और माइनस 2 का क्यूब। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 216 माइनस 2 का क्यूब 8 और माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9 और प्लस का 1। ठीक है, तो ये 8 और 9 17 में से प्लस 1 करोगे तो ये 16 ही बच जाएगा माइनस का, यानी कि ये वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्त? 200। और फिर डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया? 21 का स्क्वायर जो कि होता है आपका 441 और प्लस 20 का स्क्वायर यानी कि 400 और फिर माइनस का 41। तो अगर इसमें से 41 माइनस करोगे तो ये कट जाएगा और ये 400 और 400 800 बच जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 800। ठीक है, अब देखो 200 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 चौके 800 और 4 से इसको काटोगे तो 25 चौका 100, 25 तियां 75 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो 456 है और माइनस तो ब्रैकेट से शुरू करते हैं और ऑफ भी यहाँ पर है तो ब्रैकेट के बाद ऑफ सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसने की वैल्यू देखो, ये 76 और प्लस 15 का स्क्वायर हो गया 225। तो ये 6 5 11 7 2 9 और 1 10 और 2 और 1 3, क्या आ गया? ये 301 आ गया। ठीक है, अब देखो इसके बदले 301 हो गया। फिर ये ब्रैकेट सॉल्व कर लो। तो ये तो सॉल्व होगा नहीं, आपको पता है, क्योंकि इसमें कुछ कटने पिटने वाला है नहीं। तो डायरेक्ट अब हम लिखते हैं। देखो अब देखो ये चूंकि अलग सा एक है तो इसको आप पहले ही माइनस कर लो। 456 में से इसको माइनस ही कर लो तो कितना बचेगा? 6 में से 1 माइनस करोगे 5, फिर 5 में से 0 माइनस करोगे तो 5 ही, और 4 में से 3 गया 1। तो ये वैल्यू आ गया 155। ठीक है, तो इस पूरे के बदले में हमने क्या ले लिया दोस्त? 155 और प्लस आ गया ये 3/4 और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 76 बाई 18। और डिवाइड को अगर आप मल्टीप्लाई लिखते हो तो ये इंटरचेंज हो जाएगा 72 इंटू 24 और बाई हो गया 19। अब काट पीट लो, 19 चौके 76 और 4 से 4 कट गया और 3 से कट जाएगा 3 छक्के 18 और 6 से कट जाएगा 12 छक्के 72। ठीक है, अब जो बच गया ये 156 बच गया, सॉरी 155 है, 155 और प्लस यहाँ पर क्या बच गया? 12 गुना में 24, 12 का स्क्वायर 144 का डबल कितना हो जाएगा? 288। तो 8 5 13 यानी कि शुरू में 3 आएगा, सॉरी लास्ट में 3 आएगा जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है 108 72 और 5 ए का जो उच्चतम सामान्य गुणनखंड है जिसको आप एचसीएफ बोलते हो वो ए है। ठीक है, अब कह रहा है सामान्य गुणनखंड यहाँ पर लिख लो ए है। ठीक है, अब कह रहा है कि 108 72 और ए का लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम क्या होगा? ठीक है, अब बहुत ध्यान से एक बात समझना मेरी। जैसे पहले दिया है 108 72 और फिर 5a, इनका जो आपको एचसीएफ दिया है दोस्तों वो दिया है ए, और अभी आपसे पूछ रहा है कि 108 72 और ए इसका एलसीएम क्या होगा, राइट? अब बहुत ध्यान से एक बात समझिए कि ए यहाँ पर एचसीएफ है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो इसमें से सबसे बड़ी संख्या जो कॉमन ली जा सकती है। अब बताओ अगर ए एचसीएफ है इसका मतलब एचसीएफ कौन सा नंबर होता है दोस्तों? एचसीएफ वो होता है जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर देता है कंप्लीटली। तो अगर ए एचसीएफ है यानी कि ए इसका भी एक फैक्टर है, इसका भी एक फैक्टर है और इसका भी एक फैक्टर है। अब इस दोनों का ही फैक्टर अगर ए है तो यहां पर मैं बोलूं दोस्तों कि क्या ए से कोई फर्क आएगा? यहां पर अगर आप एलसीएम ले लो और मैं बोलूं कि ए को छोड़ के आप बस इन दोनों का एलसीएम ले लो तो वो 216 आएगा। ठीक है, आप एलसीएम कैसे निकालते हो? 108 है, ठीक है, और 72 है। आप किसी एक को ब्रेक कर लो, जैसे 108 होता है 12 में 108,
इसमें 72 भी शामिल होना चाहिए, तो आप बोलोगे कि देखो 12 छक्के 72 होता है, 3 शामिल है, बस 2 ले लो। तो ये 12 में 108 दुना 216 एलसीएम आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मैं बोलूंगा कि देखो हमने ए का एलसीएम इसमें नहीं निकाला, फिर भी अगर ए आप शामिल भी कर लो तो भी एलसीएम 216 ही आएगा और ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अब आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि अगर ए को मिला लें तो भी एलसीएम 216 क्यों। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। लेट से मैंने यहां पर लिया 8 और फिर ले लिया मैंने मान लो 12, ठीक है, और एक यहां पर मैंने मान लो 4 ले लिया, जिसका एलसीएम जो आ रहा है दोस्तों, या फिर एचसीएफ मैं निकाल रहा हूं पहले, ये हो गया 4, ठीक है, क्योंकि 4 वो नंबर है जो इन तीनों को काट रहा है। अब मैं ये दोनों नंबर सेम ही रख रहा हूं, ठीक है, ठीक है, ये दोनों नंबर मैं सेम ही रख रहा हूं, 8 और ये 12। अब मान लो यहां पर अगर यही नंबर आपको लेना है, ठीक है, 4 ही, या फिर इसका कोई भी एक फैक्टर लेना है, 4 के बदले आप क्या लिख सकते हैं, 2 ले सकते हैं, उसका फैक्टर है। और अब आपसे पूछा जाए कि इनका एलसीएम बता दो, या फिर इनके साथ इसका एलसीएम पूछ लिया जाए, तो आप क्या इस 4 या 2 को कंसीडर नहीं भी करोगे, क्योंकि ये 4 और 2 दोनों ही इस दोनों को काट देते हैं, इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम ही फाइनल एलसीएम बन जाएगा आपका। एक और एग्जांपल से ले लो, जैसे मैं बड़ा नंबर कोई लेता हूं, जैसे मान लो एक नंबर मैंने ले लिया 36, एक ले लिया 24, और एक नंबर मान लो मैंने ले लिया कोई जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, ऐसा नंबर, क्योंकि डिवाइड करेगा तभी तो वो एचसीएफ बनेगा। जैसे यहाँ पर ए क्या है, ए एचसीएफ भी है, यानी कि वो इन तीनों नंबर में कॉमन है। तो मैं ऐसा कोई नंबर ले लेता हूं जो इनको भी काट दे, जैसे आप 6 ले सकते हो, 12 ले सकते हो, जैसे मान लो मैंने 12 ले लिया यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, 12 तीनों को काट रहा है, तो आप बोलोगे एचसीएफ क्या हुआ, तो 12 हो गया, क्योंकि 12 तीनों में कॉमन है। अब यहाँ पर बात समझना, अगर ये दोनों नंबर मैं सेम ही छोड़ दूं कि 36 और 24, और अगला नंबर आप 12 रख लो, चाहे 12 का कोई सा भी फैक्टर रख लो आप, 12 का फैक्टर 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, या खुद 12 भी हो सकता है। इनमें से आप कुछ भी ले लो इनके साथ, ये दोनों नंबर और इनमें से कोई सा भी ले लो, फिर भी अगर एलसीएम निकालोगे तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ये सारे ही इनको काट रहे हैं, ठीक है। तो इनको आप लो या ना लो, इन दोनों का जो एलसीएम बनेगा वही फाइनल एलसीएम होगा, और वो एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 72 होगा, ठीक है, 72। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। बाकी अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ ए का वैल्यू ही निकाल लो। ए की वैल्यू जैसे देखो इन दोनों में जो कॉमन है उसके हिसाब से ए की वैल्यू कुछ भी ले लो। इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, 36, तो 36 का कोई भी फैक्टर यहाँ पे उठा लो आप, डायरेक्ट ए की वैल्यू आप 36 ले लो, या फिर 36 का आधा 18 ले लो, या फिर 12 ले लो, या फिर 6 ले लो, फिर 9 ले लो, फिर 4 ले लो, फिर 2 ले लो, फिर एक कुछ भी ले लो इनका, ठीक है, जो भी बन सकता है। बात समझ रहे हैं। लेकिन हर एक केस में एलसीएम आपका क्या आएगा, 216 ही आएगा, क्योंकि ये सारे ही इन दोनों को भी डिवाइड कर रहे हैं, तो इनको लेने का कोई फायदा नहीं है, बस इन दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है। इतना डिटेल में बताने का मेरा मतलब ये था कि आपको पूरा निकालना ना पड़े, आप डायरेक्ट ये देख के समझ पाओ कि बस आपको 108 और 72 का ही एलसीएम बताना था। चलें भाई, अगला सवाल देखिए। यहाँ पे आपको बोला गया है कि वह सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी है जिसे इतना इतना से विभाजित करने पर शेषफल ये आ जाए। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ऑप्शन के थ्रू चल ले। देखो 95 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बनना चाहिए, 4 और 3 बचना चाहिए। देखो 95 से आपको पता है कि जब डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, तो यूनिट डिजिट 5 बनेगा या फिर 0 बनेगा। 5 बनने के केस में देखो 14 में से 5 गया 9 आएगा, 0 बनने के केस में लास्ट में 4 आएगा, यानी कि ये तो आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें से चाहे आप 5 को माइनस करो लास्ट में रख के, या 0 को माइनस करो, 3 नहीं आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। 71 को चेक कर लो, अगर 71 से डिवाइड करते हो, देखो इसको डिवाइड करना आसान है, 71 10 बार में जाएगा ना, तो 710 हो जाएगा, तो 4 ही शेष बचेगा, जबकि इससे इसको डिवाइड करने पर सेकेंड वाले पर 57 मिलना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड वाले से डिवाइड कर लो, जिसको डिवाइड करना इजी लगे उसको डिवाइड कर दो, जैसे 8 निम 72, तो 8 बार में काट सकते हो इसको दूसरे वाले को, जैसे मान लो 83 और 714, अगर 8 बार में काटोगे तो 8 तिया 24 और 8 अट्ठे 64 और 2 68, 9 बार में तो नहीं जाएगा, तो 0 आ रहा है लास्ट में, जबकि इससे इसको डिवाइड करने पर 57 आना चाहिए, तो दूसरे वाले को डिवाइड करो चाहे किसी से भी 57 आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, तो इकलौता ऑप्शन बचता है ऑप्शन डी। चाहो तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हो डिवाइड करके, जिसकी जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। ये कह रहा है कि इतना इतना कैल्शियम याद कीजिए, तो ये तो होमवर्क हो गया आपके लिए, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, इतना का एचसीएफ निकालिए, ये भी होमवर्क हो गया, ठीक है,
ये भी होमवर्क हो गया आपके लिए, आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इतना इतना से डिवाइड हो जाए। देखो इनमें से डिवाइड होने का मतलब क्या है, 13 को तो बाद में चेक करेंगे, पहले 15 से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि वो 3 से और 5 से कटे, 18 से डिवाइड होने का मतलब 9 से और 2 से कटे, 21 से डिवाइड होने का मतलब 7 से और 3 से कटे। 3 कॉमन है तो इसको भूल जाओ। ठीक है, 2 से तो सारा ही कट रहा है क्योंकि लास्ट में 0 है, और 5 से भी सारा कट रहा है क्योंकि लास्ट में 0 है, और 3 को नहीं चेक करेंगे हम, डायरेक्ट अब 9 को चेक करेंगे और 7 को चेक करेंगे, और 1 बचता है 13 से चेक करना। ठीक है, तो 9 से चेक कर लेते हैं पहले कौन कौन सा कटेगा। देखो ये कट रहा है, ये 3 ही आ रहा है तो ये 9 से नहीं कटेगा। इसकी बात करें अगर देखो तो ये 9 कट जा रहा है, 8 2 10 8 18 ये कट रहा है। ठीक है, इसको चेक कर लो, 9 कट रहा है, 6 4 10 8 18 ये भी कट रहा है, 9 कट रहा है, और 8 3 11 और 5 16 ये नहीं कट रहा है। तो 2 ऑप्शन अभी हमारे पास बच रहे हैं। तो अब बेटर होगा कि हम 7 से डिवाइड करके चेक कर लें किसी को। सेकेंड ऑप्शन को मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 7 से डिवाइड करोगे, देखो 14 7 98 यहाँ तक तो कट गया, 28 भी कट जाएगा। सेकेंड अभी 7 से कट रहा है, थर्ड को चेक कर लो 7 से। 7 एक बार में 2 6, तो 7 तियां 21, तो 5 और 8 सत्तू 8 56, तो बचेगा अपने पास दोस्त 2 और 4, 7 तियां 21 3 0, ये नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो इकलौता ऑप्शन बचता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो सही हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़े अब। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, फिर बिक्री घट जाने के कारण उसकी कीमत में 30% की कमी की जाती है, तो शुद्ध कमी या बताना है आपको कितना हुआ। देखो एक बार 25% बढ़ाया तो +25, फिर 30 कम किया तो माइनस का 30, और माइनस का हो गया 25 या 75, यानी कि 750 है, तो ये कितना आ जाएगा 7.5। 100 से डिवाइड करोगे तो ये फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, -a -b और +ab/100। ठीक है, सॉरी ये प्लस है ये माइनस है तो ये माइनस आएगा। ठीक है, अब ये देखो ये कितना बन गया आपके पास, 5 बन गया माइनस का, और माइनस का 7.5, यानी कि माइनस का ये 12.5 हो गया, तो ऑप्शन डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं हम। ये कह रहा है कि एबी कंपनी के उत्पादन में 1 वर्ष के बाद 10% की वृद्धि हुई और अगले वर्ष 22% की वृद्धि हुई, तीसरे वर्ष में 5% की वृद्धि हुई, मूल उत्पादन में 3 वर्षों के बाद ओवरऑल चेंजिंग कितना आया, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए पहले आप इसको चाहो तो ऐसे 100 पे कर लो, लेकिन चूंकि कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा हो सकता है तो आप ऐसे कर लो, पहले 10 और 22 का कर लो एक साथ, कि देखो 10 और प्लस 22 और प्लस 22 दहाँ 220, तो ये 2.20 आएगा। राइट, फॉर्मूला ये है a+b और प्लस ab/100, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 3 बार चेंजिंग हुआ है तो हम ऐसे कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, आप देखोगे कि देखो 22 और 2 24, तो ये 34.2 हो गया। ठीक है, फिर प्लस एक बार ये तीसरा जो 5% बचा है ये लोगे +5, और प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 34 दूना 68 और 1 हो गया 69। ठीक है, इनका प्रोडक्ट हो गया 69, तो 0.69 आएगा। तो ये देखो कितना बन गया आपके पास, 34 और 5 हो गया दोस्तों 39। कहीं कम पड़ गया क्या लग रहा है, 22 और 10 32 और 2 34 और .2, तो इतना और प्लस 5, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 5 दूना 10 और 34 दूना, अच्छा 34 बचे है ना, सॉरी यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये नहीं आएगा। ठीक है, इसको 5 से गुना करेंगे, देखो 5 दूना 10, तो वो एक बच जाएगा, और 5 चौके 20 और 1 21 और 5 तियां 15 और 2 17, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल कितना बन गया दोस्तों अपने पास, यही आएगा, एक जीरो आएगा जो हमने छोड़ दिया है, 5 दूना 10 और 5 चौके 20 और 1 21 और बचा 2 और 5 तियां 15 और 2 17, और फिर 100 से डिवाइड करोगे तो ये 34 और 5 आ गया 39 और 1 40, और पॉइंट कितना आ गया दोस्तों 7 और 2 9 और 1। ठीक है, 40.91, यानी कि ऑप्शन बी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक सुपरमार्केट कुल मूल्य पर इतना % का डिस्काउंट और इतना रुपए से अधिक की बिक्री पर आधे % का, यानी कि 1/2% का बोनस अर्जित करता है। यदि यह रुपए 1990 अर्जित करता है तो कुल विक्रय मूल्य क्या है। देखिए अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं, एक तो एक्स मान के बना लो या एक ऐसे ही बना लो। देखो जो 10,000 तक का
बिक्री है 10,000 रुपये तक का सेल करने पर आपको 5.5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो देखो अगर मैं 10,000 तक की बात करूं कि देखो भाई अगर वो 10,000 तक ही बेचता तो 10,000 पे उसको कितना मिलता डिस्काउंट भाई 5.5%। 10,000 का 5.5% कितना होगा 550 रुपये। तो 550 रुपये तो यहाँ से मिल जाते, लेकिन ओवरऑल उसको 1,990 रुपये मिले हैं। तो इसमें से अगर मैं 550 रुपये माइनस कर दूं तो उसको और 1,440 रुपये मिले हैं डिस्काउंट। और ये और जो 1,440 रुपये मिले हैं वो अब कहाँ से मिला होगा, वो 10,000 से ज्यादा बेचने पर मिले हैं, क्योंकि 10,000 तक का तो 550 रुपये ही हुआ। उसके बाद जो एक्स्ट्रा मिले हैं वो 10,000 से ऊपर की कमाई का है। तो 10,000 से ऊपर कितना बेचा गया है, कितना रुपए का बिक्री किया गया है, ये कैसे पता चलेगा। तो आप देखो 5.5% ये और एक आधा परसेंट और मिलता, 5.5 और आधा 6% मिलेगा 10,000 से बाद वाले के लिए। तो ये जो पैसा मिला है ये 6% है, क्योंकि ये 10,000 से ऊपर का है। तो 6% की वैल्यू अगर इतनी है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से इसको काट दो, ठीक है। तो अगर आप 5 से काटोगे दोस्त तो ये बनेगा, सॉरी 6 से काटोगे तो ये कट जाएगा 24 बार में, और ये एक जीरो, तो 1% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू 24,000 रुपए। तो 24,000 रुपए ये, और 10,000 जो शुरू में बेचा है जिसका 550 मिला था, ओवरऑल हो गया 34,000 रुपए। ठीक है, आगे बढ़े, बाकी चाहो तो आप एक्स मान के कर लो कि एक्स हो गया उसका 5.5% यानी कि 11/200, और प्लस इस एक्स में से आप 10,000 को हटा दो, जो पैसा बच गया इस पर उसको आधा परसेंट और मिला होगा यानी 1/200, और ओवरऑल 1,990 बन गया। ऐसे करके भी आप एक्स निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि अजय 90 रुपए में 18 संतरे खरीदता है और 15 रुपए में 105 बेच देता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत बताइए। देखो 90 रुपए में कितना खरीदता है भाई 18, और 105 रुपए में बेचता कितना है 15। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ये एसपी का है और ये सीपी का है, ये तभी हम निकाल पाएंगे जब ये जो आइटम है नंबर ऑफ ऑरेंजेस ये सेम हो जाए। तो सेम कैसे कर सकते हैं, इसको 18 को 5 से और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि ये सेम हो जाए। अब देखो कि अब ये 90 बन जाएगा और ये भी 90 बन जाएगा, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो गया और ये भी 6 से मल्टीप्लाई हो गया। देखो सीपी कितना है आपका 90 इंटू 5, एसपी कितना है 105 इंटू 6, रेशियो में ही काम कर लो, 6 से ये कट जाएगा, 15 छक्का 90 और 15 से कट जाएगा 15 सत्ते 105। अब ये 5 बचा ये 7 बचा, तो 5 पे 2 का फायदा है, तो 2/5 गुना में 100, यानी कि ये 40% हो गया, तो 40% का उसको फायदा मिला है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें आपको दिया गया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके बेचता है और 25% कम तौलता है, फिर भी वह अपने वस्तुओं को क्रयमूल्य से 15% अधिक अंकित लिख देता है और 10% का डिस्काउंट दे देता है। तो आपको बताना है कि 1 kg की वस्तुओं पर उसको ओवरऑल कितना लाभ मिला। चलिए आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए कैसे, जैसे मान लो इसने 1,000 पे बात की है, 1,000 मान लिया हमने, ठीक है। अब 25% कम तौलता है, 25% कम तौलने का मतलब कि इसका 1/4 कम कर देगा। 1/4 का मतलब कितना हो गया दोस्त 250, 250 कम तौलेगा तो इसका मतलब कि 750 ग्राम देगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका प्राइस क्या किया भाई, वो 15% अधिक कर दिया, 15% मार्कअप कर दिया। तो इसमें 15% बढ़ाओगे, इसका 15% कितना हो जाएगा दोस्तों 150, 150 बढ़ाओगे तो 1,150 रुपये बन जाएगा। लेकिन फिर बेचने के टाइम पे कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट भी दे दिया, इसमें से 10% का डिस्काउंट दे दो। 10% का डिस्काउंट दोगे तो 115 रुपये माइनस हो जाएंगे, तो 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, और ये बचा 1035। यानी कि यहाँ देखो इसका खुद का इतना बोला लेकिन पैसा कितने का ले लिया भाई 1035 का, दिया कितना 750 ग्राम, दाम कितना क्या ले लिया 1035 का। देखो ये 1,000 था, ठीक है। अब अगर मैं आइटम की बात करूं यानी कि क्वांटिटी की, तो इसको 25% कम कर दिया यानी कि दिया 750 ग्राम ही, लेकिन पैसा कितना लिया। देखो वो तो बोला कि मैं 1 kg दे रहा हूं लेकिन दिया 750 ग्राम, और 1 kg के प्राइस के बदले में प्राइस कितने का ले लिया। देखो 1 kg का प्राइस 1,000 ग्राम का प्राइस लेना चाहिए था, लेकिन इसको बढ़ा दिया 15% से, तो प्राइस इतना कर दिया, फिर उसमें 10% का डिस्काउंट कर दिया तो प्राइस इतना ले लिया, यानी प्राइस लिया वो इतने ग्राम का। ठीक है, तो इसमें कंपेरिजन कर लो। अब देखो ये है 750 और ये है आपका 1035। आप चाहो तो 5 से काट लो या डायरेक्ट देख लो कितने का फायदा हो रहा है, 285 का कितने पे 750 पे, और गुना का 100, एक जीरो से एक जीरो, और ये 15 पीछे 75, और ये 15 से कट जाएगा, 15 एक बार में, फिर 5 और 8 13, और 15 में 135, और ये 5 दूना 10, तो 19 दूना 38%। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है इसमें कि एक दुकान पर एक कमीज की कीमत 700 रुपए है,
सभी ग्राहकों के लिए 10% का डिस्काउंट अवेलेबल है, लेकिन जो कैश में पेमेंट करते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो ग्राहक नगद में भुगतान करता है यानी कैश पेमेंट करता है तो कमीज पर कितनी राशि का भुगतान करना होगा। देखो 700 तो लिखा था दोस्त, 10% का डिस्काउंट मिलने का मतलब 90% पे करना था, और कैश में पे करोगे तो 20% और डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि अब 80% पे करना होगा। 20% डिस्काउंट हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो। देखो यहाँ 9 दिखने का मतलब ये है कि आंसर 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 9 से देखो ये 4 3 7 2 9 ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, और 5 3 8 2 10 ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, इस दोनों में कोई आंसर होगा तो 9 8 72 7 दूना 14, लास्ट में 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी है। देखो 9 7 63, 3 आ गया, और 3 8 24, लास्ट में 4 आएगा। आप चाहो तो पूरा मल्टीप्लाई भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं अब। ठीक है, ये कह रहा है कि यदि 7500 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% की दर से 1.5 साल के लिए निवेश किया जाता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो, अर्धवार्षिक का मतलब हाफ ईयरली हो गया। टाइम कितना दिया है भाई, देखो टाइम दिया है 1.5 ईयर्स। आधे आधे साल पे लगाओगे तो ये 3 बार लग जाएगा, 0.5 0.5 और 0.5। ठीक है, आधे आधे यानी कि 1.5 साल का मतलब 18 महीने हो गए, तो 6 महीने पे लगाओगे तो ये 3 टाइम 3 लेना होगा। रेट की अगर बात करें तो 8% वो प्रति वर्ष की दर से रेट लेता है, यानी कि 12 मंथ्स के लिए कितना लेता है 10 दोस्त, वो 8%, लेकिन 6 महीने के लिए कितना लेगा, वो 4% लेगा। तो रेट आपको कितना लेना है, 4%। और फिर आपको बताना है मिश्रधन कितना होगा। तो 4% का 3 साल के लिए आप क्या करो कि इफेक्टिव सीआई निकाल लो परसेंटेज में। 2 साल के निकालोगे तो 4 दूना 8 और 0.4 चौके 16, इतना परसेंट बनेगा। 3 साल के लिए इन दोनों को कंबाइंड करना होगा, तो आप बोलोगे कि ये 8 4 12 और 0.16 और प्लस इनका प्रोडक्ट, यानी कि 16 चौके 64 और 8 चौके 32, और 100 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यही होगा, दो पे पहले ही है और यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया कितना दोस्तों, 12 और पॉइंट देखो 6 और 2 8, 3 और 1 4 और 6 4। तो इतना परसेंट आपको लेना होगा डायरेक्ट। लेकिन ये सीआई है और आपसे पूछा है मिश्रधन, तो मिश्रधन यानी कि अमाउंट कितना होगा, 100 ऐड करना होगा, तो वो 112 और 0.48 और 64% होगा। ठीक है, तो इतना आपको निकालना होगा कितने का भाई मेरे, 7500 का। अब आपको लग रहा हो कि ये तो बहुत बड़ा काम हो गया भाई, तो एक काम कर लो, ये लगभग 112 और 0.5% मान के आप निकाल लो। ठीक है, ये लगभग मान लो ये सब हटाते हो तो 0.5 बन जाएगा, इतना परसेंट निकाल लो, कोई बात नहीं। 7500 का 1% 75 होगा, और गुणा ये कर लो 112 और 0.5। ठीक है, अब ये भी पॉइंट आपको अगर कैलकुलेट करना मुश्किल लग रहा हो तो आप सीधा सीधा यूज करें और डिजिटल सम लगा लें। ठीक है, ठीक है, डीएस लगाना हो तो ये कंप्लीट आपको लेना पड़ेगा डिजिटल सम अप्लाई करने के लिए, लेकिन चारों ऑप्शन वहां पे चेक करना होगा, उससे आज इजी लग रहा है मुझे कि मैं मल्टीप्लाई कर लूं। ठीक है, मल्टीप्लाई भी करना है तो आप तोड़ तोड़ के कर लो, जैसे 75 को 100 में कर दो तो वो 7500 बन गया। ठीक है, फिर 75 को 12 में कर दो तो 75 को डबल करोगे 15, और ये आधा हो जाएगा 6, 15 छक्का 90, यानी कि 900, ये हो गया। फिर 75 को 0.5 से करोगे यानी कि आधा, यानी 37.5 हो जाएगा, ऐड कर लो 7.5, ये 3 और 9 5 14 7 और 1 8, 8437 के आसपास आएगा, जो कि ऑप्शन ए है। ये ज्यादा इजी लग रहा है, अगर डीएस लगाओगे तो चारों ऑप्शन पे आपको जाना पड़ेगा चेक करने का, वो भी मैं लगा के बता दूंगा। अगर आप कहोगे कमेंट करो तो मैं हर एक क्वेश्चन में जहां भी पॉसिबल होगा डीएस अप्लाई करना मैं करके दिखा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर अब आ जाते हैं। एक्स वाई जेड और डब्ल्यू चतुर्थ अनुपात में है, एक्स का वैल्यू दिया है, वाई का दिया है, जेड का दिया, डब्ल्यू का दिया है, और जेड नहीं पता है। चतुर्थ अनुपात का मतलब क्या है कि फोर्थ प्रोपोर्शन, ये बिल्कुल उसी तरह से हो गया जैसे प्रोपोर्शन होते हैं। तो आप लिख लो डायरेक्ट, पहला एक्स है यानी कि ये 3 हो गया, रेशियो वाई है 13, और फिर हो गया इधर आपका कितना, डब्ल्यू के लिए 39, और जेड का नहीं पता है। देखो ये 3 टाइम्स है तो ये भी 3 टाइम्स होगा, 3 3 9 होगा ये, तो ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रवि और शिव की मासिक आय 1:2 के अनुपात में है, यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात इतना है और प्रत्येक प्रति माह 400 रुपये बचाते हैं, तो शिव की मासिक आय कितनी है। देखो अच्छा हुआ कि हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लगा दें, ये रवि और ये शिव। ठीक है, इनका इनकम का जो रेशियो है 1:2 है। एक्सपेंडिचर कितना है भाई मेरे, 1 और 3, तो सेविंग आपका 4,000 और इसका भी 4,000 दिया है। क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर दो तो ये 3 एकम 3 और 2 एकम 2, अंतर कितना आ गया 1 यूनिट का, और ये 4 दूना 8,000 हो गया। ठीक है, देखो
यहाँ पर डिफरेंस मैंने डायरेक्ट ले लिया। एक की वैल्यू 8000 है और आपसे सीयू का पूछा है, तो दो की वैल्यू 16000 होगा, यानी ऑप्शन ए। तो 18 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू जब 8000 तो 2 यूनिट की वैल्यू 16000, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, द प्राइस ऑफ अ बैट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, आर इन द प्राइस ऑफ अ बैट एंड अ बॉल आर इन द रेशियो 9:5, द प्राइस ऑफ द बैट इज दिस मोर देन द प्राइस ऑफ बॉल। तो ये कह रहा है कि प्राइस ऑफ द बॉल बताइए। ठीक है, बैट और बॉल, देखो 9 और 5 का है। अब इसमें ये कितना ज्यादा है भाई, 4 ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन में 380 ज्यादा है। और आपसे कह रहा है कि इसमें बॉल का प्राइस बता दो। बॉल कौन सा है भाई, 5 वाला, 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 4 से अगर काटोगे, 4 नेम 36 और 4 पच्चे 20, तो 95 की वैल्यू निकालोगे। 5 पच्चे 25 और 9 पच्चे 45 और 2 47, 475, यानी कि ऑप्शन सी हो गया 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। ये कह रहा है कि 15 परिणामों का औसत 21 है, उनमें से पहले 7 का 21 और अंतिम 7 का औसत 20 है, तो 8वां परिणाम क्या है। डायरेक्ट भी आप लिख लो, 15 का कितना है 21, ठीक है, और 7 का दिया है, 8वां निकालना है, तो आप माइनस कर लो। 15 का 21 है तो ये 15 गुणा में 21 हुआ। इसमें से पहले 7 का निकाल लो, जो कि 7 गुणा 21, और आखिरी 7 का सम क्या हो जाएगा, 7 और गुणा में 20, यही होगा। सम क्या होता है दोस्तों, सम होता है एवरेज और इनटू का नंबर। सम यानी कि हिंदी में हो गया योगफल। तो योगफल होता है औसत और गुणा में संख्या, यही मैंने किया है। 15 संख्याओं का औसत 21 था, तो इनका योगफल इतना इंटू इतना हो गया। ऐसे ही बाकी का योगफल मैंने निकाल दिया है। हर एक ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट पे काम कर देते हैं। ये 5 एकम 5, तो ये 5 गया, इसको मैं 15 ही मान लेता हूँ अपनी भलाई के लिए। ये 7 एकम 7 और ये तो 0 ही है, 15 में से 7 गया 8। जिसके लास्ट में 8 आएगा वो सही आंसर है। यूनिट डिजिट पे हमने काम कर लिया। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू इतनी है, तो ए टू द पावर 4 और प्लस बी टू द पावर 7 की वैल्यू बतानी है। अच्छा, एक बात आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि देखो एक इक्वेशन में अगर दो दो वेरिएबल आ जाए तो किसी एक वेरिएबल को जीरो मान लेना, और उचित होगा कि जो वेरिएबल ज्यादा बार आया हो उसको जीरो मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो ज्यादा बार आया है वो वैल्यू ए है। देखो अगर अगर मैं ए को जीरो मान लूं, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा, यानी बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो बनेगा। तो बी स्क्वायर की वैल्यू -1 आने लगेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव में नहीं होता है। अगर लोगे तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर में जाना पड़ेगा, जिसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर हम एक काम करते हैं, ए को जीरो मानना पॉसिबल नहीं है, तो बी को मैं जीरो मान लेता हूँ। अगर बी को जीरो मानोगे तो ये वैल्यू गायब हो जाएगा, और 2a को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2a प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ये a माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ब्रेक करोगे इतना आ जाएगा, तो a की वैल्यू 1 आ गई। और हमें निकालना था a टू द पावर 4, क्योंकि b को तो हमने जीरो मान रखा है, तो ये तो गायब हो गया। a की जगह पर अगर आप 1 रखोगे तो a टू द पावर 4 भी 1 ही आएगा, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 60 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। हर 10 दिन बाद, ये ध्यान रखना, हर एक 10 दिन बाद, यानी कि आफ्टर एवरी 10 डेज। ठीक है, 5 आदमी जो हैं वो काम को छोड़ देते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले आप ये कहें कि 60 आदमी अगर 40 दिनों तक काम करेंगे तो टोटल कितने काम कर लेंगे भाई, 60 गुना 40, यानी 6 चौके 2400 यूनिट का वर्क रह गया, ये टोटल काम करना है। अब हर एक 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़ते हैं। स्टार्टिंग से काउंट करो, शुरू में 60 आदमी हैं और 10 दिन तक तो वो काम करेंगे, तो फर्स्ट केस में यानी पहले 10 दिन में कितना काम हो जाएगा दोस्त, तो आप बोलोगे 60 लोग 10 दिन तक काम करेंगे तो 600 यूनिट। अगले 10 दिन और लगाया जाए तो अब 60 के बदले 55 लोग ही काम करेंगे, क्योंकि 5 लोग तो छोड़ देंगे। 55 लोग 10 दिन काम करेंगे, यानी 550 काम होगा। अगले 10 दिन में क्या होगा दोस्त, तो आप बोलोगे कि अब फिर से 5 आदमी काम छोड़ देंगे, यानी कि अब बचे 50 लोग और 10 दिन काम करेंगे, तो ये 500 यूनिट होगा। और अगर 10 दिन आप लगाते हैं, साथ में ये भी जोड़ के देखना पड़ेगा कि ये 2400 को पार ना कर जाए। अभी देखो 5 5 10 और 6 16, 1600 के आसपास है। तो आगे बढ़ते जाते हैं। अभी अगले 10 दिन में कितने काम करेंगे, अब 45 लोग, यानी कि 450 लोग। 16.5 और 22.5, 16.5 और 4 20, 2100 के आसपास चला गया। तो अगर और मैं 10 दिन काम कराता हूं तो अब 400 लोग आएंगे, सॉरी 40 लोग काम करेंगे, तो 400 यूनिट काम हो जाएगा। लेकिन ये ज्यादा हो रहा है, देखो 4 4 8 और 10 18 और 6 24 और ये 2500 हो गया काम, तो ये तो नहीं ले सकते, हमें यहीं तक देखना पड़ेगा। तो यहाँ तक टोटल कितना यूनिट काम हो रहा था, देखो 5 5 10 और 10 20 और 1 2100 यूनिट का काम हो गया। तो शेष कितना यूनिट का काम रह गया, 2400 काम करना था, शेष 300 यूनिट का काम रह गया।
दिन कितना लग गया, यहाँ से 40 दिन टोटल लग गया, 10 चौके 40 दिन। और ये 300 यूनिट का जो काम है, अब ये कितने लोग मिलके करेंगे भाई, तो आप बोलोगे कि अब ये 40 लोग मिलके काम करेंगे, क्योंकि 45 लोग लास्ट किया था, तो कितना दिन लग जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा और 4 सत्ते 28.5 यानी 7.5 दिन इनको लगेगा। 40 दिन यहाँ और 7.5 दिन यहाँ, यानी कि 47.5 दिन लगेगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक टंकी में 3 नल एबीसी लगे हैं, ये तीनों टंकी को 10, 20 और 25 घंटे में भर सकते हैं। शुरू में तीनों नल एक साथ खोले गए, 2 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है और ए और बी को चालू किया जाता है, ठीक है, यानी कि चालू रखा जाता है। 4 घंटे बाद नल बी को भी बंद कर दिया जाता है और शेष टंकी को ए द्वारा अकेले भरा जाता है, तो नल ए द्वारा अकेले किए गए कार्य का प्रतिशत कितना हुआ। चलिए देखिए, अब सबसे पहले ये ए हो गया, जैसे बी हो गया और सी। ए काम कर सकता है 10 घंटे में पूरा, और बी जो है वो 20 घंटे में और सी 25 घंटे में। तो टोटल जो वर्क होगा, इनका एलसीएम होगा, वो आ जाएगा 100 यूनिट का टोटल काम है। अब देखो इस 100 यूनिट के काम में बात क्या बनती है, ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है। इसमें हमें ए का निकालना है, तो हम बी और सी वाला माइनस कर देते हैं, फिर ए का बच जाएगा। देखो बी ने कितना काम किया है, पहले ए सी की बात करते हैं। सी 2 घंटे बाद सी बंद हो जाता है, तो सी अगर देखो एफिशिएंसी अगर आप लिखते हो तो 10 दहा 100, इसकी 10 की एफिशिएंसी है, इसकी 5 की और इसकी 4 की, 25 चौके 100, ठीक है। सी 2 घंटे तक चलता है, तो 4 के हिसाब से 2 घंटे तक ये 8 यूनिट काम किया होगा। अब अगर बी का देखते हैं, तो बी 5 के हिसाब से बी को 4 घंटे बाद बंद किया जाता है, यानी ये 4 घंटे चला है, तो 5 चौके 20 यूनिट ये काम कर दिया। यानी कि 100 में से 20 और 8 28 यूनिट केवल बी और सी ने काम किया है, तो ए ने कितना काम किया है, 72 यूनिट। और 100 में से 72 है, यानी कि ये परसेंटेज में भी 72 ही बनेगा, क्योंकि 100 में से जो नंबर आता है वही परसेंटेज होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो पिंडों की चाल का अनुपात 2:3 है। यदि 50 मीटर की दूरी तय करने में लगे समय का अंतर 10 सेकंड है, तो उनकी चाल में अंतर क्या होगा। देखो अगर चाल का अनुपात यानी कि स्पीड का रेशियो आपको 2:3 दिया है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2, क्योंकि डिस्टेंस दोनों के लिए है फिक्स। ठीक है, अब टाइम में गैप कितने का आ गया, 1 यूनिट का, लेकिन क्वेश्चन में 10 सेकेंड का गैप दिया है। 1 यूनिट की वैल्यू 10 सेकेंड, तो 3 की वैल्यू ये 30 सेकेंड हो गई और 2 की वैल्यू हो गई 20 सेकंड, ये इनको टाइम लगता है। तो स्पीड का डिफरेंस बता दो। देखो दोनों 85 मीटर दूरी चलते हैं, स्पीड कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो 50 मीटर हो गया डिस्टेंस पहले के लिए, और टाइम इसका कितना हो गया भाई, ये ले लो जो बड़ा है 20, ठीक है, और माइनस दूसरा भी 50 लगाएगा और टाइम उसका है 30, ठीक है। ये डिफरेंस ले लो, ये जीरो काट लो आप, तो 5 दिया 15 और 5 दूना 10, 15 में से 10 गया 5 और बटा 6, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक ट्रक हरियाणा से बेंगलोर 60 की स्पीड से औसत चाल से चलता है, यात्रा में 30 घंटे लगते हैं। यह बेंगलोर से हरियाणा के लिए उसी सड़क पर 40 की रफ्तार की औसत चाल से आता है, तो पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है। देखो दोनों बार आपको पता है कि डिस्टेंस सेम रहा है, ठीक है, ये बात तो आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि एक बार हरियाणा से बंगलोर गया और फिर बेंगलोर से हरियाणा आ गया, यानी कि डिस्टेंस दोनों केस में सेम कवर किया। तो जब डिस्टेंस सेम होता है, तो एवरेज स्पीड का आपने ये फॉर्मूला तो जरूर सुना होगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई। यही लगा देते हैं, दो जाने के टाइम पर स्पीड 60 था, आने के टाइम पर 40 था, अपॉन 60 और 40 कितना हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 6 चौके 24 दुना 48, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 3 असमान भागों की यात्रा में एक कार पहले 200 किलोमीटर 4 घंटे में, जबकि दूसरा 162 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड में, और फिर अंतिम जो भाग बचता है डिस्टेंस का, वो 4 घंटे में कवर कर लेते थे। अब ये कह रहा है कि कवर कर ली पूरी यात्रा के लिए कार का औसत चाल अगर 50 किलोमीटर का है, तो यात्रा का तीसरे भाग में कार की चाल क्या थी, ठीक है, तीसरे भाग में कार की चाल बतानी है क्या थी। देखिए अब सबसे पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, आपको जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट, ठीक है, यानी कि कुल दूरी बटा कुल समय। अब कुल दूरी आपको लिखना पड़ेगा, देखो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। अगर कुल दूरी की बात करूं, तो पहले 200 किलोमीटर चला है, फिर अगली बार में 162 किलोमीटर चला है, तीसरी बार का तो हमें निकालना ही है, तो वहां पर हमने x मान लिया, ठीक है। अपॉन कुल टाइम लिखोगे, यानी कि कुल समय। पहली बार इसको 4 घंटे का टाइम लग जाता है दोस्त, यहाँ पर देखो फर्स्ट केस में 4 घंटे लगते हैं, तो ये 4 हो गया। दूसरे केस में देखो ये 15 की रफ्तार से 162 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो टाइम कितना लग जाएगा, 162 और बटा 15 से, लेकिन देखो 15 की रफ्तार को पहले आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे, तो ये 18 बटा 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 5 तिया 15, 18 से 9 बार में कट जाएगा और 3 तिया 9,
यानी 3 घंटे लगे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ले लिया हमने 3 घंटे और आखिरी का टाइम में इसको 4 घंटे लगते हैं, तो ये 4 घंटे। और ये ओवरऑल जो एवरेज स्पीड आया है वो 50 का आया है, तो यहाँ पे आ गया 50। अब बस x का मान निकाल लो, तो ये 4 4 8 और 3 11 और इसको जोड़ोगे तो 2 और 1 362 आएगा। तो x की वैल्यू हो गई, देखो ये 11 है तो 11 पच 55 यानी 550 और माइनस ये आएगा तो 362। तो 10 में से 2 माइनस करोगे दोस्तों तो 8 आएगा, ठीक है। यहाँ बच गया 4, तो 14 में से 6 माइनस करोगे फिर से 8 आएगा। और यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1, देखो 8 और 2 10, 8 6 14, 1 15, 3 1 4 और 1 5। तो आखिरी टाइम में उसने इतना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो चाल कितना होगा, आखिरी वाला स्पीड बताना है। चाल होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस आखिरी में कवर किया है 188 का और टाइम 4 घंटे लगाया था, तो ये 4 चौके 16 और 4 सत्ते 28, तो 47 की रफ्तार रही होगी, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 3 व्यक्ति पी क्यू आर जो हैं वो वृत्ताकार ट्रैक पर इस स्पीड से दौड़ते हैं। यदि ट्रैक की लंबाई 36 किलोमीटर हो तो वो फिर से शुरुआती बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, ये आपको बताना है। तो देखो तीनों का टाइम पहले निकाल लो। ये 3 की रफ्तार से चलता है तो 12 तियां 36, इसको 12 घंटे लग जाएंगे। उसका 4 निम 36 9 घंटे और इसका 6 छक्का 36 6 घंटे। अब इनका जो एलसीएम आएगा दोस्तों वही आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। दौड़ने वाले केस में जनरली एलसीएम निकलता है। तो 12 9 और 6 का एलसीएम क्या बन जाएगा दोस्तों, देखो 12 को आप लिख सकते हो कि ये 3 गुणा 2 गुणा 2 है। अब 9 लाना है तो 1 3 और लगा दो और 6 ऑलरेडी है, तो 3 तिया 9 चौके 36 यानी कि 36 घंटे लगेंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28। देखो ये वैल्यू अगर 2 है तो x को हम डायरेक्ट ही 1 ले लेते हैं। ये आपने पढ़ा होगा x प्लस 1/x, अगर 2 है तो x की वैल्यू 1 हो गई। तो इसका आंसर भी कितना आएगा 2। क्लियर है ना। चाहो तो आप फॉर्मूला लगा दो। ये फॉर्मूला जो आप लगाते हो x प्लस 1/x के हो तो x का स्क्वायर और प्लस 1/x का स्क्वायर कितना होता है k स्क्वायर माइनस 2। और फिर से x के पावर 4 अगर करोगे तो ये जो दिया है दोस्त इसका स्क्वायर करोगे फिर से और -2 करोगे, ऐसे भी करोगे वही आंसर आएगा। आगे बढ़ चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एबीसी नॉन जीरो नंबर्स हैं और a प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो आपको बताना है कि इनकी वैल्यू क्या होगी। देखो ये नॉन जीरो वैल्यू है लेकिन कुछ और तो हो ही सकते हैं ना, तो कुछ और मान लो आप। a को 2 मान लो, b को -1 मान लो और c को -1 मान लो, इजिली बन जाएगा। ये देखो जीरो बन जा रहा है ना, इसमें पुट करो। a को अगर आपने 2 लिया है तो ये 4 बन जाएगा और b इंटू सी क्या बनेंगे 1। b को अगर आपने -1 लिया है तो ये 1 बनेगा और c इंटू a क्या बनेगा दोस्तों -2। और फिर ऐसे ही प्लस सी कितना है -1, तो ये 1 बनेगा और नीचे a इंटू बी ये भी -2 बनेगा। तो ये ओवरऑल आ गया 4 और माइनस का ये भी माइनस और ये भी माइनस का 1, यानी कि ये कितना बन गया 3। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। चलिए भाई अगला सवाल देखिए। अगला सवाल अपने पास ज्योमेट्री का है। ये कह रहा है कि दिए गए वृत्त में व्यास जो है वो ए बी है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो हालांकि ये जो फिगर है ये चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसे फिगर में देखो इन दोनों का रिलेशन कुछ बताया नहीं है। और अगर पहले भी आपने देखा हो तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी डाउटफुल है, यानी कि ये गलत माना जा रहा है और गलत है भी। इस फिगर के अकॉर्डिंग तो कभी ये आंसर नहीं बनना है, ठीक है। देखो ऐसे बनना ही नहीं है ना। ये डायमीटर है तो एक तो अगर आप चाहो मान लो कि बीच में होना चाहिए था, चलो बीच में नहीं भी हुआ तो इसके सेंटर के बारे में नहीं बोला। ये जो ट्रायंगल है इसके बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि ये दोनों लाइन जो है ये एक ही लाइन है। जैसे मैं बना के आपको दिखाता हूँ कि ये डायग्राम कैसा होना चाहिए, ठीक है। हाँ अब एक लाइन की जरूरत है हमें। तो ये जो डायग्राम है बेसिकली ऐसे देखो, ये ए बी हो गया अपने पास और ये एक लाइन है ही अपना। फिर यहाँ से मैं मिला देता हूँ इसको, यहाँ से मिला देता हूँ और यहाँ से भी। ये ऐसा डायग्राम था, ठीक है। एक्चुअली में ऐसे होना चाहिए था इसको। इसमें ये अपने पास सी है, ये ए है और ये बी है और ये डी है, ठीक है। ए बी सी डी अभी तो बना ना। और ये इसमें एक्स है दिया हुआ और ये कितना दिया है आपको 50 दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा डायग्राम होना चाहिए था। अब अगर एक्स पूछ रहा है तो आप निकाल पाओगे, ठीक है। अब एक बात समझो आप दोस्त कि अगर ये भाई 50 है, ठीक है, और हमसे x पूछा गया तो कई सारे तरीके यहाँ से लग सकते हैं, कई सारे तरीके लगेंगे। जैसे एक तरीका तो आप ऐसे कर सकते हो कि देखो ये जो आर्क है यानी कि ये जो जीवा है, आप आर्क मान लो चाप, इसके द्वारा जो एंगल बन रहा है ये 50 बन रहा है। तो इसी आर्क के द्वारा ये एंगल बन रहा है तो ये भी कितना बनेगा 50 बनेगा। और फिर चूंकि ए बी डायमीटर है तो ये एक सेमी सर्कल बन गया और सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है
परिधि पर वो 90 डिग्री का बनता है, तो ये 90 हो गया। अब ये 90 है, ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 में से 50 माइनस कर दो, 40 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए सही आंसर है यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कह रहा है कि एक आदमी 24 मीटर पूर्व की ओर और फिर 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। देखो 24 मीटर पूर्व की ओर, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। पूर्व यानी ईस्ट की ओर वो 24 गया, मान लो ये 24 गया। फिर 10 मीटर वो नॉर्थ की तरफ गया, ये 10, यार ये 10 मीटर गया नॉर्थ की साइड। तो अभी वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कि ये डिस्टेंस आपको बताना है। ये 5 का डबल है, ये 12 का डबल होगा, तो 5 12 13, ये 13 का डबल हो जाएगा 26। ऑप्शन सी होगा। 5 12 13 वाला हमने ट्रिपलेट लगा दिया है। एक इसका डबल 10 है, एक इसका डबल 24 है, तो एक इसका डबल कितना होगा, 26। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाते हैं। ठीक है, इसमें कह रहे हैं एक वृत्त की एक जीवा उसकी 9 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्या के बराबर है। एक वृत्त की एक जीवा उसकी 9 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्या के बराबर है। इसके द्वारा दीर्घ वृत्त खंड में आंतरिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। अ chord of a circle is equal to its radius of length 9 सेंटीमीटर। देखो मान लो अगर मैं यहाँ पर बना दूं कि चलो एक सर्कल ही बना लेते हैं, ये सर्कल हो गया लेट से, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इसका रेडियस जो है वो 9 है, और एक जो जीवा है वो भी 9 है। मान लो ये मैंने जीवा बना दिया, इसकी लेंथ 9 है और रेडियस भी 9 है, तो ये रेडियस 9 हो गई। अगर आप इसको मिला दोगे फिर ये भी 9 हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो रेडियस ही है। ये रेडियस ही है, ये रेडियस ही है, और जीवा के बराबर ही है। अब तीनों साइड अगर सेम हो गए तो आप कहोगे कि फिर ये एंगल तो 60 का हो गया, क्योंकि तीनों साइड सेम हो गया, तो ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जो इच एंगल होगा, हर एक एंगल जो होगा वो 60 डिग्री का बनेगा। अब कह रहा है इसके द्वारा दीर्घ वृत्त खंड में, ठीक है, यानी कि मेजर सेगमेंट में जो बनने वाला कोण है वो कितना है वो बताइए। तो ये अगर 60 है दोस्तों, तो मेजर वृत्तखंड ये बड़ा वाला हुआ, देखो ये जो वृत्तखंड है ये बड़ा हुआ, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, ये 60 है, तो ये उसका आधा होता है 30, आपने पढ़ा होगा जरूर, तो ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल देखिए, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर बाह्य बिंदु ए से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। यदि स्पर्श रेखा की लंबाई 5 हो तो केंद्र से ए की दूरी कितनी होगी। देखो मान लो ये वृत्त है, ये बाह्य बिंदु ए है, इससे मान लो आपने ये स्पर्श रेखा खींच दिया, और त्रिज्या जो है इसका वो 12 सेंटीमीटर है, ये 12 है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों, 5 है, तो ये केंद्र है। अगर तो केंद्र से इसकी दूरी पूछ रहा है। आपको पता है कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पे लंब होता है, तो ये 90 डिग्री बन गया। अब ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा, 13। 5 12 13 वाला ट्रिपलेट याद होगा। अगर नहीं याद है तो पाइथागोरस आप फॉर्मूला लगा लो, पाइथागोरस वाला थ्योरम अप्लाई कर लो, ठीक है। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। ये वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, तो त्रिज्या पूछ रहा है, ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। 35 पे आता हूँ। एक शीत भंडार की लंबाई चौड़ाई से 5 गुनी है और ऊंचाई 8 मीटर है। इसकी 4 दीवारों दरवाजों सहित का क्षेत्रफल आपको दिया है इतना, तो शीत भंडार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर दीवारों का क्षेत्रफल दिया है। दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ वॉल्स होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और ये दिया है 720। एक और बात बोला है कि इसमें जो लंबाई है वो चौड़ाई से 5 गुना है, यानी कि एल अगर x है तो बी कितना होगा दोस्तों, 5x होगा, और हाइट आपको दिया हुआ है 8। इसमें पुट कर देते हैं, ये 2 से काट लो, 36 दूना 72, 360 हो गया। एल प्लस बी कितना हो जाएगा, 5 और 1 6x, और h की जगह पर 8, और ये कितना हो गया 360। 6 से काटोगे तो ये 60 बार में, और ये 2 चौके 8 और ये 15 चौके 60, तो x का मान आ गया अपने पास 15/2। यानी कि l कितना हो गया, ये तो x ही है, तो ये 15/2 ही हो गया। सॉरी, ये आपका b मान लो और इसको मान लो आप l, ठीक है, क्योंकि l बड़ा है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो ये b हो गया, और l कितना हो गया, इसका 5 गुना यानी कि 75/2, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बता दो। फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी। एल बी अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 15 पिछे 75, और 15 सते 105, और 7 112, और बटा का 2 दूना 4, ठीक है। एल इंटू बी हमने कर दिया, यही होगा ना, 15 पिछे 75 हासिल 7, और 15 सते 105, और 7 112, और प्लस होता है फिर एल बी इंटू बी एच। तो बी और एच को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 अठे 120 और बटा 2 होगा, और प्लस एच एल, तो इतना इंटू 8 हो जाएगा। तो ये 8 सते 56, और 8 पच्चे 40, यानी कि ये 600 और बटा 2 हो जाएगा, राइट। सबको प्लस कर लेते हैं।
अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो ये 2 से अगर डिवाइड करोगे तो देखो 5 दूना 10, 6 दूना 12 और 2 दूना 4.5 आएगा, ये आ जाएगा। और प्लस इसको जोड़ोगे तो 6 और 1 720 आएगा। तो इस दोनों को जोड़ लो तो देखो ये आ जाएगा, जोड़ोगे तो 7 और 5 1200, ठीक है। और 6 और 2 8 और 2 और 0.5, तो 1282.5 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी जो है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो एक सामान्य बेलन की त्रिज्या क्या होगी जिसकी ऊंचाई इतना है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई का मतलब 22/7, आर पता नहीं है, एच है 21 और ये दिया है 1386। इसको सॉल्व कर लो, 7 तिया 21 और 3 से अगर काटोगे तो ये 3 चौके 12, 3 निम 27, 3 चौके 12, 3 छक्के 18 और 3 दूना 6, ये कट गया। और 22 दूना 44 से काटो, 44 से नहीं कटेगा, 22 से ही काटते हैं, तो 22 दूना 44, 22 एक बार में, तो आर का मान आ गया 21/2। 21/2 कैसे हो सकता है यार? 21/2 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कहीं गलत काट दिया क्या? 7 तिया 21, 3 चौके 12, 3 छक्के 18 और 3 दूना 6, 22 दूना 44 और 22 एक बार में, और ये 2 पाई आर और एच। ठीक है। ये लो, एरिया ऑफ सर्कल दिया है यहाँ पर, व्हाट इज रेडियस ऑफ सर्कल, और इसमें कुछ और दे दिया, हिंदी में कुछ और, इंग्लिश में कुछ और। अब चलो इंग्लिश वाला के हिसाब से बना लेते हैं, हिंदी में तो आंसर आया नहीं। ये एरिया का अगर सर्कल का एरिया है तो सर्कल का एरिया होता है 22/7 और इंटू आर स्क्वायर, और ये दिया कितना है 1386। 22 से काट लें, 22 छक्के 132 और 22 तिया 66, तो आर स्क्वायर का मान हो गया, इसको आप लिख सकते हो 7 में 63, और ये 7 भी इधर चला गया, तो आर कितना आ जाएगा 7 गुणा 3 यानी कि 21। तो इसके हिसाब से डी आ रहा है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 10, 8 और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 धातु के गोलों को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस शंकु बनाया जाता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो कि दशमलव के 2 स्थानों तक सही हो। पाई का मान इतना लेना है। 3 गोलों को पिघलाया गया और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस शंकु बनाया जाता है, ठीक है। तो देखो शंकु का जो आयतन होगा वो कितना होता है 1/3 पाई और आर स्क्वायर एच, यही होता है, ठीक है। और आर यहाँ पर दिया हुआ है शंकु के केस में कि 12 है, तो आर स्क्वायर की जगह पर आप लिख लो 12 और गुणा में 12, और हाइट पता नहीं है। और देखो ये जो शंकु का आयतन होगा वो इसके आयतन के बराबर होगा, तीनों गोलों के आयतन के बराबर होगा। गोले का आयतन कितना होता है 4/3 और पाई आर क्यूब। 4/3 तो मैंने कॉमन ले लिया, आर क्यूब अंदर एक बार 10 है तो 10 का क्यूब, एक बार 8 है तो 8 का क्यूब, और एक बार त्रिज्या 6 है तो 6 का क्यूब, यही बनेगा। अब यहाँ पर आप देखो दोस्त कि ये 3 से ये 3 कट गया और ये पाई से ये पाई साफ हो गया, तो ये 12 का स्क्वायर 144 बच गया अपने पास, और एच बच गया, ठीक। अच्छा 4 तिया 12 भी कट रहा है, एक देखो ये 4 से काट दिया हमने, 4 तिया 12, तो ये 12 तिया 36 और एच बन गया। इधर हो गया 10 का क्यूब 1000, 8 का क्यूब हो गया 512 और 6 का क्यूब हो गया 216। अगर ऐड करते हो तो 6 और 2 8, 1 और 1 2, 5 और 2 7 और 1, और ये आ गया 36 और एच, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है तो एच तो निकालना पड़ेगा ना। देखो 1728 जो है ये 12 का क्यूब होता है, तो 12 से ये कटेगा 144 बार में, और ये 12 तिया 36 और 3 से ये कट जाएगा, 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24, तो एच का मान आ गया 48, और आर का मान अपने पास 12 था ही। अब बारी आती है एल का मान, क्योंकि हमें बताना है इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का, जो कि होता है पाई आर एल। पाई का मान 3.14 लेना है, आर का मान हो गया 12, एल का मान आपको निकालना पड़ेगा। एल यहाँ से निकाल लो, 12 चौके 48, देखो आप ऐसे कर सकते हो, 12 चौके 48, तो 4 और 1 आएगा तो एल अंडर रूट हो जाएगा, 4 चौके 16 और 1 17, और ये 12 से कटा है तो 12√17 इतना आएगा एल का मान। ये कितना है 12 है, ठीक है। मैं सही से लिख देता हूँ, क्योंकि 12 कॉमन था तो 12 मैंने पहले ही कॉमन ले लिया, फिर 4 और 1 का मैंने ले लिया, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 12 और अंडर रूट ऑफ 17, ठीक है। तो एल की जगह पर आ गया 12 और अंडर रूट ऑफ 17 पाई आर एल। अब ये आपको कैलकुलेट करना है ओवरऑल दोस्त। तो देखो 12 का स्क्वायर हो गया 144, और गुणा में 3.14 और गुणा में
17 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 16 यानी 4 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो मैं अभी 4 लेके चलता हूँ, ठीक है। और फिर कैलकुलेट करते हैं कि ये कितना आएगा। तो 44 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 चौके 16 के 6, 14 चौके 56 और 1 57, इतना और गुना में 3.14। अगर मैं 3 से गुना करूं तो ये आ जाएगा 6 तियां 18 और 7 तियां 21 और 1 22 और 5 तियां 15 और 2 1728 आ जाएगा। 3 से गुना कर दिया हमने, 6 तियां 18, 7 तियां 21 और 1 22 और 5 तियां 15 और 2 17, और प्लस 0.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 छक्के 84 हासिल 8 और 14 सत्ते 98 और 8 106, 10 बच जाएगा, 14 पचे 70 और 10 80 बचेगा, ठीक है। और पॉइंट यहाँ पे लगेगा, तो लगभग इसमें 80 और ऐड होगा, तो ये बनेगा 8 8 और 2 10 और 17 और 1 1808 आ रहा है दोस्त, 1808, ठीक है। और डेफिनेटली अब 1808 से ऊपर ही आंसर होगा, ठीक है। ये दोनों तो इसका मतलब नहीं होने वाला है, ठीक है। 1808 से ऊपर आंसर होने वाला है, क्योंकि अभी हमने 17 का पूरा वैल्यू नहीं लिया, उसमें कुछ और वैल्यू आएगा, ठीक है। लेकिन कितना, मेन बात है ये कितना, क्योंकि दो दो वैल्यू यहाँ पर ऐसा है जो कि 1800 से ऊपर है। अब यहाँ पर देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 17 का एग्जैक्ट अगर निकालोगे आप। अब देखो इतने में आंसर तो आया नहीं, तो लगता है कि अब हमें कैलकुलेशन जो है वो चरम सीमा तक करनी पड़ेगी। तो देखो अब अगर आपने नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना सीखा हो, मैं आपको बता देता हूँ, चलो इसको हटा लो अब यहाँ तक, ठीक है। देखो अब मैं 17 की वैल्यू ही रख देता हूँ, रूट 17 की। रूट 7 की अगर एग्जैक्ट वैल्यू आप लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, देखो रूट 17 आप इसको लिखोगे 16 + 1 है, ठीक है। तो 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 और प्लस ये 1/4 का डबल 8, तो ये 4 और पॉइंट 1/8 कितना होता है 125, तो एग्जैक्ट लगभग लगभग इतना उसका स्क्वायर रूट आएगा। तो मैं 4.1 पर ही कंसीडर कर लेता हूँ, इतना आगे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो ये बनेगा, अभी भी देखो 12 बार है 144, ठीक है। और गुणा में ये हो गया 3.14 और गुणा में फिर 4.1, तो ये आपको एग्जैक्ट एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करना होगा। अभी मैं इसको और इसको गायब करता हूँ और केवल इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये 144 और गुना में 4 तियां 12, तो 12 चौके 48 का 8 हासिल 4, और 12 चौके 48 और 4 52, ठीक है। तो देखो अभी एग्जैक्ट वैल्यू में ले रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये बन गया अपने पास कितना, 5 और 12 एकम 12 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, 12 एकम 12 और 5 17 और 1 18, ये लगभग इतना आ रहा है 1828। तो देखो अब इसमें से अभी कंफ्यूजन हो रहा है, तो फिर इसका मतलब एक ही है कि पूरा पूरा आप कैलकुलेट करो भाई, ठीक है, क्योंकि ये उसके बहुत करीब नहीं पहुंचा इन दोनों में से किसी के। तो अब मैं कहूंगा कि आप पूरा ही कैलकुलेट कर लो, फिर ऐसे करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। ये जब हमने एग्जैक्ट डाटा लिख ही दिया है तो उसको आपको अब मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा, और उसके लिए टाइम लगेगा ज़्यादा, तो मैं कर देता हूँ, ऐसा नहीं आपको लगे कि मैं कैलकुलेशन से भाग रहा हूँ। देखो पहले मैं लिख देता हूँ कि कितना आ गया 3.14 और इंटू ये आ गया 12 और गुना में ये देखो 12 और गुना इसके बदले में मैं 4.1 ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3.14 और गुना में 12 बरहे 144 और गुना में 4.1, तो ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, आपको ओवरऑल। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए दोस्त पूरा पूरा बेसिक जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे करोगे, ठीक है। मैं इसको काट पीट करके और इधर मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, ठीक है। हालांकि बेटर होगा कि आप मल्टीप्लाई खुद से कर लेना, ठीक है। ये आपकी स्पीड के ऊपर अब डिपेंड करता है कि आप इसको कितना जल्दी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। एक काम और कर सकते हैं हम कि इसके बदले में 22/7 ले लें, तो थोड़ा कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। जैसे मान लो मैं इसके बदले 22/7 लिख दूं, तो इसको मल्टीप्लाई करना तो अभी आसान है मेरे लिए, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई मैं करता हूँ तो ये कितना बनेगा, देखो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चौका 16 का 6 और 14 चौका 56 और 1 57, और फिर 0.1 में करोगे तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, 0.1 से करने का मतलब हुआ कि ये प्लस का बनेगा, देखो ये 4 एकम 4, ये तो इतना ही बनेगा, और 0.1 करने का मतलब पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। यही आएगा, तो ये हो गया 6 और 4 10, 7 और 1 8 और 1 9, 590 और 0.4 आ रहा है। तो इतना इंटू 590.4, 0.4 को भी अभी मैं भूल रहा हूँ, और इसको 22 से मल्टीप्लाई कर दो, या चलो 0.4 को मैं कंसीडर ही कर लेता हूँ, तो 22 चौके 28 ही हो जाएगा, और 22 नवा कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 नवा होता है आपका
9 दूना 18 और 9 दूना 18 और 1 19 इतना होता है। तो यहाँ पर एक बार 8 और आएगा और 19 बचेगा और 22 बचे। 110 में अगर 19 जोड़ते हो तो ये बन गया 129 और पॉइंट जहाँ जो यहाँ पे लगा था ये तो लगेगा ही और बटा 7। तो अब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एक बार में 5 और 9 तो 7 अट्ठे 56 फिर बचेगा 3 और 8 तो 7 पच्चे 35 फिर 3 और 8 7 पच्चे 35 और पॉइंट समथिंग। तो ये लगभग इतना आ रहा है और जो कि एकदम नियरेस्ट है ऑप्शन डी के, ठीक है, क्योंकि ये काफी ज्यादा गैप रखता है तो ऑप्शन डी अपना सही आंसर है। बाकी आप इसको कैलकुलेट करोगे तो शायद और एक्यूरेट आंसर आ पाए। अब देखो एक और बात आप समझ लो कि अगर ऐसे कैलकुलेशन आपको एग्जाम में मिलता है तो पहले ही इसको बाय बोल देना है और ऐसे क्वेश्चन को आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। चाहे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शुरू में देख के आपको पता लग जाए, आप जहां तक कैलकुलेट किए, जहां तक सॉल्व किए और जहां आपको ये ज्ञात हुआ कि आगे ये ज्यादा लेंदी जा रहा है, टाइम टेकिंग जा रहा है, टाइम कंज्यूमिंग ये क्वेश्चन लग रहा है आपको, तो वहीं से इसको बाय बोलो और इसको स्टार मार्क कर लो और अंतिम समय में इसको आप सॉल्व करना, ठीक है। अब मैं बढ़ जाता हूं आगे और क्वेश्चन नंबर 38 पे हम आ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है कि cos a प्लस cos b प्लस cos c का मान ये है, तो sin a प्लस sin b प्लस sin c का मान क्या होगा, ठीक है। एबीसी की वैल्यू पुट कर लें। देखो एबीसी की वैल्यू अगर पुट करोगे 3 चाहिए तो डेफिनेटली तीनों को 1 1 मानना पड़ेगा। cos a 1 कब होगा, जब a को आप 0 लोगे, क्योंकि cos 0 1 होता है। फिर ऐसे ही b को भी 0 और c को भी 0 लेना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि क्या एबीसी को हम 0 ले सकते हैं। देखो अगर क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा लिखा होता कि एबीसी जो है ये किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं, तो ऐसे केस में हम तीनों को 0 नहीं ले सकते थे, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री आना चाहिए था। लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि एबीसी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ऐसा नहीं लिखा है कि किसी त्रिभुज के ये तीनों एंगल हैं, तो हम अलग अलग इनको 0 ले लेते हैं। फिर साइन 0 साइन 0 साइन 0 तो 0 ही बनेगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है, ऑप्शन सी विल। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे क्या होगा। तो बेटर होगा कि रेशनलाइज कर लें हम, ठीक है, तो ज्यादा इजी होगा। तो इसको रेशनलाइज करोगे तो ये कितना बनेगा, देखो साइन ए और इंटू 1 माइनस कॉस ए बनेगा और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा तो वो बन जाएगा साइन स्क्वायर डायरेक्ट। और प्लस ये है अपना 1 और प्लस कॉस ए, इसको ऐसे ही रहने दो और नीचे जो साइन ए है इसको भी ऐसे ही रहने दो। अब इस स्क्वायर से ये कट गया और ये साइन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे एलसीएम और ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस ए और प्लस ये 1 प्लस कॉस ए बचेगा। अब ये कॉस ए प्लस माइनस कटेगा तो ये 2 बाई साइन ए बचेगा, जो कि 2 और 1 बाई साइन कॉस ए के बराबर होता है, तो ऑप्शन ए के बराबर हो गया ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि कॉस ए के प्लस कॉट ए की वैल्यू m है, तो ये कितना होगा। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना दोस्तों कि कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस का कॉट स्क्वायर ए, ये कितना होता है 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे कॉसेक ए और माइनस का कॉट ए आप लिख सकते हो और ये वैल्यू 1 हो गई। अब देखो ये प्लस वाला अगर m दिया है, यानी इसके जगह पर m दिया है, तो ये बच गया आपका कॉसेक ए और माइनस का कॉट ए और इक्वल टू 1। यहाँ से ये वैल्यू निकालोगे तो m इधर अपॉन में आ जाएगा, यानी कि 1 बाई m होगा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आ गए हैं। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू √2 और कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये स्क्वायर करके जोड़ने वाले पे आ गया। देखो एक चीज आपको लिखा गया है कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा की वैल्यू √2 और साथ में कॉस थीटा, और अगला जो है वो कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा आपको बताना है। तो इसको मैं मान लेता हूं दोस्त कि ये हो गया अपने पास x। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, बस यही काम है। इसका स्क्वायर करोगे और इधर भी स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 और प्लस 2ab यानी कि 2 कॉस थीटा और इंटू का साइन थीटा। राइट साइड में √2 का स्क्वायर 2 और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसका स्क्वायर करो तो ये भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2ab यानी कि माइनस का 2 कॉस थीटा और इंटू का साइन थीटा, और राइट साइड में x का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इनको प्लस करते हो तो देखो कि ये कट जाएगा और ये 2 आएगा और इधर आ जाएगा 2 और कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस एक्स स्क्वायर। हमें x बताना है, हमें ये वैल्यू बताना है ना x। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये चीज इधर माइनस में आएगा, यानी कि 2 इंटू 1 माइनस ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो x की वैल्यू आ जाएगी ये 2 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर लग जाएगा रूट क्योंकि स्क्वायर हटा चुके हैं। तो x की वैल्यू √2 और साइन थीटा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 पर आ चुके हैं। डीआई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कंपनी वाई के लिए पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट अधिकतम है। देखो, वाई जो है वो रेड वाला है, ठीक है। तो इसमें चेक करो कि वाई, देखो पहले तो 2019 की बात करते हैं। तो 19 में कितना है भाई वाई, तो आप बोलोगे कि 19 में है ये 40, ठीक है। और पिछले साल से कंपेयर करना है कि कितना परसेंट बढ़ा है घटा। पिछले साल में ये 35 है, 35 से 40 बढ़ गया, यानी कि 5 बढ़ा है 35 पे, ठीक है। तो 5 सत्ते 35, 1/7 आ गया, 14 सत्ते 98, तो ये 14 पॉइंट समथिंग आएगा, यही आएगा ना। 14 2/7 आएगा, ज्यादा से ज्यादा आप चेक करोगे तो ये आएगा, ठीक है। अब देखो, ये आ गया यहाँ पर 19 की। अगर 18 की बात करो तो 18 में ये 35 है, और 17 में भी ये 35 ही है, यानी कि यहाँ तो चेंज ही नहीं आया है, तो ये तो आंसर ही नहीं होगा। 16 यहीं पर है, देखो भाई 16 से पीछे कुछ है ही नहीं कि आप चेक करोगे तो 16 वाला तो गया। 17 में देख लो, 17 में कितना है 35, और 16 में कितना है 25, तो कितना बढ़ा है 10 बढ़ा है भाई मेरे 25 पे, और गुणा में 100। तो 25 चौके 100, 10 चौका 40% यहाँ बढ़ा है, यहाँ 14% ही बढ़ा था। तो ये अपना सही आंसर है, यहाँ अधिकतम वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि 2012 में कंपनी बी और डी की औसत बिक्री और 11 में ए और ई की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत है। तो बी और डी का औसत 12 में निकालो, 12 यानी कि रेड वाला, बी और डी का। तो बी में रेड वाला 18 है और डी में रेड वाला 21 है, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, 2 और 1 3, 39/2, ये एवरेज हो गया। फिर ए और ई का एवरेज 11 में निकालो, 11 है ब्लू वाला, इसमें आपको लिखना है ए और ई। तो ए है इसमें 11 और ई कितना है भाई, ई है 18, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा 29/2, ठीक है। तो ये बताना है कि जो 39/2 है ये 29/2 का कितना परसेंट है, यही बताना है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और कुछ कटने से रहा, तो ये बच गया आपके पास 3900, और बटा ये 29 है, इसको लगभग के लिए मैं 30 मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 3 से कटेगा, ये 13 या 39 और 0, तो यार ये 3900 था ना, और ये लगभग 30 भी मैं मान लूं, लेकिन ऐसे में 130% के आसपास आंसर बनना चाहिए था, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अगर आप चलो इसको 30 नहीं भी मानो, अगर ये 39/29 ही रख लो, तो भी आपको पता है कि ये 100 से ऊपर आएगा परसेंटेज, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये आंसर गलत, आंसर तो नहीं गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चेंज तो नहीं है, 1 मिनट रुको जरा, चेंज करके देखने दो। 29 को अगर हम ऊपर रखें तो बात बनेगा क्या, अगर मैं 29 को ऊपर रखूं और 39 को नीचे और इंटू का 100, तो कितना आएगा, इसको चेक करते हैं। मान लो फिर मैं ऐसे केस में इसको 40 मान लेता हूं, लगभग लगभग। फिर ये 0 से 0 कट जाएगा और ये बनेगा 290 और बटा 4, ठीक है। 4 से भाग दोगे तो ये 4 सत्ते 28, 1 0, तो 4 दूना 8, ठीक है। और पॉइंट फिर बचेगा 4 पच्चे 20, तो ये 72.5 आ रहा है, यानी कि लगभग लगभग ये ऑप्शन बी के पास जा रहा है, ठीक है। जो आंसर आ रहा है अपना, वो लगभग लगभग ऑप्शन बी के पास जा रहा है। लेकिन देखो ऐसे केस में हमने इसको 4 मान रखा है, ठीक है। हमने इसको मान लिया 40, तो ये 0 से 0 कट गया, ठीक है, यानी कि 70 के आसपास बन रहा है। तो ऐसा कुछ बोलता तो शायद आंसर आ पाता, मुझे लगता है कि ठीक है 70 के आसपास ऐसे केस में आता। लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत हो गया फिर तो भाई। आप इसको अभी तो अगर टाइम हो तो आप देख लेना इसको, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है गलत। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक शतक किस वर्ष लगाए गए हैं, ठीक है। ये आपको दिया गया है, सबसे अधिक शतक जो है वो किस वर्ष लगे हैं, ये आपको बताना है। 2020 में देखो भाई कितने शतक लगे हैं, 2020 में 2 और 1 3 शतक लगे हैं। 18 में कितने लगे हैं, 18 में 1 और 1 2 लगे हैं, ठीक है। 19 में कितने शतक लगे हैं भाई, 2 3 4 और 5 लगे हैं। और फिर 21 में कितने लगे हैं, 21 यहाँ पर है तो यहाँ पर 3 ही लगे हैं। और आपको बताना है कि सबसे ज्यादा किस में लगे हैं, तो 19 में सबसे ज्यादा लग गया 5, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें कह रहा है कि देखो, छात्र जो है क्यू द्वारा भौतिक विज्ञान और हिंदी में प्राप्त कुल अंक, भूगोल और ये और है इतिहास में छात्र टी द्वारा प्राप्त कुल अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है, ये बताना है। क्यू द्वारा विज्ञान और हिंदी में, देखो ये क्यू है विज्ञान में और हिंदी में,
ठीक है। अच्छा, ये कहीं परसेंटेज में दिया है या ऐसे दिया है, एक बार चेक कर लेने दीजिए मुझे। ये एक्चुअली में ये परसेंटेज में दिया हुआ है, ये जो वैल्यूज हैं ये परसेंटेज में है, ठीक है। ठीक है ना, तो इसको हम हटाते हैं अभी। यहाँ पे ये थोड़ा सा एरर है, इसको हटा दीजिए, ये 38 ही है, ठीक है। अब ये सारे जो वैल्यू है ये परसेंटेज में है और ये मैक्सिमम मार्क्स है आपका। अब क्यू द्वारा भौतिक विज्ञान में और हिंदी में निकालना है, ये क्यू है। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में इसका 90% मार्क्स आया है, तो 80 का 90% कितना हो जाएगा, 8 9 72, क्यू की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर हिंदी में कितना लाया है भाई, हिंदी में ये लाया है 54%। 100 में से 54% तो 54 ही रह जाएगा, तो ये 126 बन गया। अब बात करें अगर टी की, तो टी का चाहिए किसके द्वारा भाई, भूगोल में और इतिहास में। भूगोल यानी जियोग्राफी में टी कितना लाया है, 88% लाया है 75 में से। तो 80 टी का जियोग्राफी में 88% है, ठीक है, 75 का। तो 88 का ही 75% मैं बता देता हूँ, 3/4, तो 4 से कट जाएगा 22 बार में, और 22 तिया 66, और प्लस फिर टी का ही चाहिए हिस्ट्री में, यानी कि ये कितना हो गया अपने पास, यार ये तो मार्क्स ही इधर उधर लिख दिए हैं। चलो 42 होना चाहिए था, 50 में से 42 यानी कि 21%, तो ये कितना हो गया, 6 और 1 7, और 6 और 2 8। तो आपसे कह रहा है कि जो Q वाला है वो T वाले से कितना परसेंट अधिक है, इससे ये कितना ज्यादा है। तो आप बोलोगे देखो 6 में से 7 गया भाई मेरे, तो 16 में से 7 गया 9 बच गया, और यहाँ पर बच गया 11 में से 8 गया तो 3, और बटा कितना हो गया आपका 87, और इंटू का 100, ये निकालना है। अब अगर इसको काटोगे 13 तिया 39, और ये काटोगे अगर, तो 9 तिया 29 तिया, तो ये आ गया आपका 1300, और बटा का 29 लगभग उसी के बराबर आ रहा है। ऐसे ही डिवाइड कर लो, तो 29 चौके कितना होता है, 9 चौके 36, और 2 चौके 8, और 3 11, 116। 130 में से 116 जाएगा तो 14 बचेगा, और जीरो 140, तो 29 बचे कितना होगा, 4 बार में कटेगा, 9 चौके 36, और 2 चौके 8, और 3 11, 116 ही आ रहा है, और बचे लगभग, तो देखो ये 4 से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, 4 पॉइंट समथिंग, तो ये लगभग 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 45 आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि सभी गांवों में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो सभी गांवों में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात, नंबर ऑफ मेल्स ये पूरा ऐड करना है, और नंबर ऑफ फीमेल्स ये पूरा ऐड करना है, और रेशियो निकाल लेना है। तो ऐड कर लेते हैं, ये देखो 5 और 5 10 का 0, फिर 6 और 1 7 आ गया, और ये आ गया 5 4 9 और 1 10, और 3 13 हासिल 1, और ये 4 और 1 5 आ गया, ठीक है। तो ये 537 वाला तो हालांकि ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो आप ऑप्शन ए यहाँ से जा सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर ये कट गया तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए आपको दूसरा वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। तो इसको ऐड कर लो, ये 0 का 0 रह गया, ठीक है, ये 2 और 2 4 और 8 12 और 7 19 का 9 हो गया, हासिल 1 आ गया अभी आपके पास, ठीक है। फिर आ गया ये 6 2 8 और 2 10 और 1 11, फिर बच गया 1, तो 4 और 1 ये 5। अब ये 0 से 0 कट गया, तो क्या ये किसी और चीज से कट सकता है, 3 से कटता नजर आ रहा है। देखो ये 7 3 10 5 15, 3 से काटो, तो 3 एक बार में, 2 और 3, तो 3 सत्ते 21, और 3 निम 27, और ये 3 से काटोगे तो 17 तिया 51, और 3 तिया 9। यार ये गलत जोड़ दिया क्या हमने, लेकिन 179 तो ऑप्शन सी में मिल रहा है, हमने लगता है कि ये गलत ऐड कर दिया। देखो 2 और 2 4 और 8 12 और 7 19 हासिल 1, 1 और 1 2 और 8 10 और 1 11, ठीक है, और 4 और 1 5, फिर भी ये गलत आने लगा, 3 से काटा हमने, 17 तिया 51, और ये आ रहा है। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर आ गया, यहाँ पर ये 3 है, 1320 है, ठीक है, यानी कि 300 सीधे सीधे कम हो रहा है इसमें से, तो इसमें से भी 300 कम कर दें, तो 9 और 11 में से 3 गया, तो ये 8 आना चाहिए था यहाँ पर, और यहाँ पे 4 आना चाहिए था। तो अब अगर 16 तिया 48 से कटेगा, और 3 तिया 9, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर है, ठीक है। आप ऑफिशियल पेपर भी निकाल के इसको चेक कर सकते हैं अगर आपको डाउट हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पे, ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि स्कूल बी और स्कूल डी में जीव विज्ञान को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। ठीक है, तो बी और डी में जीव विज्ञान चुनने वाले, देखो बी में जीव विज्ञान चुनने वाले कितना है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने बायोलॉजी को ऑप्ट किया है ये 36% है। और टोटल कितने हैं भाई, 400। तो 400 का 36% हो जाएगा, 4 और गुना में 36, ये हो गया बी में जीव विज्ञान चुनने वाले। ठीक है, और डी में जीव विज्ञान चुनने वाले, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल। ठीक है, अब डी में जीव विज्ञान चुनने वाले, डी में जीव विज्ञान चुनने वाले 18% हैं, किसके, 800 के। तो 800 का 18% होगा 8 और गुना में 18। देखो 18 अट्ठे 144 होता है और ये भी 144 ही होता है, तो ये 1:1 बनेगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल फिर से सर्वाधिक शतक वाला आ गया है, तो जोड़ लो, ए में कितने शतक लगे हैं भाई, ए ईयर्स क्रिकेट, अच्छा ठीक है क्रिकेटर्स, देखो ए ने कितने शतक लगा दिए हैं भाई, 3। बी ने कितने लगा दिए हैं, 1 और 2, 3 और 2 5। ठीक है, और सी भी ऑप्शन में है तो सी का जोड़ लो, 2 और 1 3 और 1 4, और ई है तो ये 3 ही लगाया है, तो मैक्सिमम जो है वो बी का यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विषय में समग्र प्रतिशत सर्वाधिक है। समग्र का मतलब टोटल, ओवरऑल मिला के। तो देखो पहला ऑप्शन केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री वाला टोटल ऐड कर लो भाई, ये केमिस्ट्री है, ऐड कर लो टोटल। तो ये कितना बनेगा, 9 7 16 और 6 22 और 8 30 और 9 39 और 9 हो जाएगा 48, यानी कि ये 480 आ गया। और इधर जोड़ लो 5 5 5, 4 बार है तो 5 चौके 20, यानी कि ये टोटल 500 आ गया, इसमें 20 ऐड कर लिया तो ये हो गया केमिस्ट्री का। ठीक है, जियोग्राफी देख लो भाई, जियोग्राफी यहाँ पर है 8 और 8 16, और ये 9 चौके 36 ही हो गया पूरा, देखो चारों 9 9 है, तो 9 चौके 36 और 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, 52, यानी कि ये 520 आ गया। और इधर जोड़ लो 5 5 10 5 15 और 5 20, और यानी कि ये आ गया 540 जियोग्राफी का। फिर चाहिए आपको हिस्ट्री का, हिस्ट्री का है भाई, ये है, तो 7 और 8 15, और ये हो गया फिर से 9 चौके 36, तो 36 और 15 कितना हो जाएगा, 51, यानी 510, और इधर कितना है भाई, 5 ही है, 9 चौका 36 यानी 360, और 8 7 15 150, तो 360 और 50 410, और ये 510 और 5, तो ये 515 आ रहा है। ठीक है, अगर ये 5 में मिला लूं तो। और फिर है अपने पास सी एस वाला ऐड कर लो, ये देखो 9 और 9 18, और ये 8 तिया 24 24 और 18, तो 24 और 8 32 और 10 42 हो गया, और 9 हो गया 51, यानी 510, और ये 5 5 10, यानी 10 और ऐड करोगे तो 520। तो मैक्सिमम आपसे पूछा है अधिकतम हाईएस्ट किसका है, तो हाईएस्ट आ गया इसका, यानी कि ज्योग्राफी का, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। आ जाते हैं आज के आखिरी प्रश्न पे। आखिरी प्रश्न है, यदि कंपनी का व्यय उस वर्ष में 50 लाख रुपए था जब उसका लाभ प्रतिशत उच्चतम था, तब कंपनी का राजस्व क्या था। लाभ प्रतिशत इसमें उच्चतम किसमें है भाई, तो आप बोलोगे 30 में, तो 30% है उसका जो प्रॉफिट है वो। और ये कह रहा है कि व्यय जो है, खर्च, वो कितना था, 50 लाख। ठीक है, इस साल में खर्च जो था वो 50 लाख है, तो आपको बताना है कि कंपनी का राजस्व कितना था। देखिए सबसे पहले एक और बात यहाँ पर देखो, जो ये प्रतिशत दे रहा है लाभ प्रतिशत ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो दो तरीके से ऐसे क्वेश्चन में काउंट हो सकता है, एक तो रिवेन्यू पे या फिर एक एक्सपेंडिचर पे। ठीक है, रेवेन्यू पे काउंट करना होता तो इसमें रेवेन्यू गिवन होना चाहिए था, जो कि है नहीं फिलहाल, तो आप एक्सपेंडिचर पे काउंट कर लो डायरेक्ट। एक्सपेंडिचर 50 लाख रुपए है, इसमें से 30% इन्होंने खर्च किया है। ठीक है, 30% सॉरी प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट अगर निकालोगे तो 50 लाख का 50 लाख, यानी कि इस पे 5 6 जीरो आप लगा लो, 4 और 1 5, इसका अगर 30% आप निकालते हो तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 5 तिया का 15 लाख आएगा। ठीक है, तो 15 लाख इसका लाभ है और 50,000 खर्च है, तो ओवरऑल कितना बन गया, 65 लाख, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।